ये मुल्क यूरोपीय अमेरिका का दूसरा जबकि दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है। वो मुल्क में 3 सूबे और 1 खलीफा शहर ब्यूनस आयर्स पर मुश्तमिल है। इस मुल्क की तारीख और इस मुल्क के बारे में मजीद जानने से पहले मुझे जान लीजिए कि ये वीडियो हमारे सब्सक्राइबर तुम की खुसूसी फरमाइश पर बनाई जा रही है। कहा जाता है कि यात्रियों को अमेरिका में दाखिला से पहले यहाँ कुछ खाना विदेश खिलाए रहा करते थे। वो खाना विदेश खेती बाड़ी करने और मिट्टी के बर्तन बनाने में खासा माहिर हुआ करते थे। पहले सुबह की आवाज से पहले ही यूरोपी नशे से बनने वाले रास्तों की खोज लगाते इस नई दुनिया में आए पहुंचे थे। भारतीयों में सबसे कदम करने स्थानों में लोग पहुंचे थे। यह वजह थी कि स्पेन वाले ने यूरोपीय अमेरिका के तकरीबन सभी ममालिक को अपनी मजबूत कहर देते हुए कब्जा करना शुरू कर दिए और अपने नए राजधानी कायम करने लगे। अर्जेंटीना ने हिस्पानिया में अपनी आबादी बचाने के लिए दरिया पैराना के किनारे एक किला आबाद किया। ब्यूनस आयर्स के मुकाम पर हिस्पानियों ने अपनी पहली मुस्तकिल आबादी 1536 में कायम की, जिसे मुकम्मल समय विदेशों ने तबाह कर दिया। पहले हिस्पानिया की मदद से इस शहर को 1580 ईस्वी में दोबारा बसाया गया था। यही बात है जहाँ आपको अर्जेंटीना आबाद है। हिस्पानिया ने अफ्रीकी गुलामों को वो खेती बाड़ी के लिए अफ्रीका से लाया करते थे, जो वहाँ पर बसना शुरू हो गए। आगे चलकर उनके बच्चों में मकानी तबाही और हिस्पानियों के खानदान में जहाँ बस चुके थे, वहाँ पर मुश्किल आबाद हो गए। और वो मजबूत आकर की आबादी का 1/3 ब्यूनस आयर्स में आबाद हो गए थे। बाकी आबादी में हिस्पानियों के कायम पड़ा छोटे बड़े शहरों में मुश्किल होने लगी थी। 1770 में ब्यूनस आयर्स शहर को 12 हुकूमत का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही ये शहर यूरोपीय अमेरिका में एक सजावटी मरकज के तौर पर दुनिया के सामने उभरा और बड़े बड़े ताकतों की नजर में आने लगा। 1807 में बर्तानिया हुकूमत ने अर्जेंटीना के अपने कब्जे में होने के लिए यहाँ 2 बार हमले भी किए, मगर दोनों बार बर्तानिया को वजह से नाकामी का सामना करना पड़ा। बर्तानिया इस्लाम के हमले के साथ ही मुकामी आबादी ने आबादी का नारा बुलंद किया और देखते आबादी की तहरीक में लोगों का मुसलसल इजाफा होता रहा। और एक तरफ मुल्क की आबादी पढ़ने वाले हो चुके थे और दूसरी तरफ हिस्पानी बादशाह के वफादार थे। उस वक्त अर्जेंटीना और पैराग्वे पर हिस्पानियों का भी कब्जा था। जब आबादी की तहरीक शुरू की अर्जेंटीना आबादी के मतवालों जबकि पैराग्वे का इलाका हिस्पानी बादशाह के वफादारी के पास चला गया। आजादी इंतजार के लिए सालों में पैराग्वे पर भी अर्जेंटीना ने कब्जा कर लिया। पैराग्वे ने चीन से अपनी आजादी का ऐलान 1811 में कर दिया था, मगर ये एक वहाँ का अर्था कुछ अजीब तरह से गुजरा। हिस्पानी हुकूमत का ये खत्म होते ही मुकामी मीडिया ने 1813 में चीन से आजादी का बकायदा तौर पर ऐलान कर दिया, मगर ये ऐलान करने हिस्पानी वफादारों और आजादी के मतवालों के दरमियान खाना जंगी की एक वजह बन गया। 5 साल बाद 9 जुलाई 1816 को हिस्पानी हुकूमत ने अर्जेंटीना की आजादी को तस्लीम कर लिया, जबकि पैराग्वे को अर्जेंटीना की आजादी 1842 में मिली थी। 1873 में यूरोप से आने वाले रोमन को सरमायाकारी से अर्जेंटीना में ज़राअत का नक्शा लगाने लगा। तकरीबन 1 समय गुजरने के बाद दोबारा से वहाँ कानून की बहाली मुमकिन हुई। 1880 से 1929 तक का दौर अर्जेंटीना की खुशहाली का दौर कहलाया जाता है। यह जो दौर था जब अर्जेंटीना दुनिया के बहुत अमीर ममालिक में शुमार होने लगा था। दूसरे ममालिक से लोग हिजरत करके अर्जेंटीना पहुंचने लगे। अब एक तरफ मुजाहिदीन की होने से आबादी में इजाफा हो रहा था, दूसरी तरफ फौज के मराकब कम हो रहे थे, जिनकी वजह से शरह अमवात में भी कमी आ रही थी। मजबूत होकर उनकी आबादी में 5 गुना इजाफा हुआ, जबकि उसे जल्दी में 15 गुना मजबूत हुई। अर्जेंटीना का गैर जानिबदार रहना भी अर्जेंटीना की मैशत मजबूत होने की एक बड़ी वजह साबित हुई। 1930 में अर्जेंटीना पर फौजी हुकूमत का कब्जा हो गया। फौजी हुकूमत ने अपने 10 सैनिक छोड़े। मुल्क में जारी तरक्याती कामों को रोक कर अर्जेंटीना की पूरी बहुमत पीछे ला खड़ा किया। दूसरे दिन में का आगाज हो चुका था, मगर इस बार भी अर्जेंटीना गैर जानिबदारी का मुकाबला कर रहा था। उसने ऐसा किया भी। 1946 में दोबारा सलाती इंतखाबात हुए और अमेरिका के सफारती ताल्लुकात कशीदगी का शिकार हुए और
उनके हालात ऐसे होने लगे जैसे 2002 के पाकिस्तान के हो चुके थे। कहीं कहीं पर मन धमाका होता तो कहीं भारतीय शासनदारों को अगवा करके हमेशा उनसे कहीं गायब कर दिया जाता। ये साजिश में था कि अर्जेंटीना रूस को अपने ताल्लुकात खत्म कर ले या अर्जेंटीना को एक ऐसा मुसलमान मिले जो जल्द ही पूरे अमेरिका का बने। अर्जेंटीना मुआशी लिहाज से दिन दिन कमजोर हो रहा था। कर्जे की शिद्दत में इजाफा और पैसों की कदर में कमी रूस का मामूल बन गया था। एक तरफ रूस के हालात ऐसे थे और दूसरी तरफ तापमान अर्जेंटीना के हाथों से निकल चुका था। वहीं बरतानिया अखबार ने 1982 में अपनी कामयाबी के डंडे डाल दिए थे। रिश्वत पतानी अर्जेंटीना के घरों में बैठ चुकी थी। जो लोग अक्सर 2016 में पूर्व सदर इंतखाबात के जरिए मुंतखब होता मगर उनकी सूरत देखने में खुद मुस्ताफी हो जाता। 1990 में उनकी चलती पैसों को डॉलर से जोड़ दिया गया मगर मजबूरी कर्जों के बगैर उनकी सूरत हाल दिन दिन अक्सर दोनों की वजह से डॉलर और पैसों का बनाया गया रिश्ता 2002 में टूट गया। इस वक्त अर्जेंटीना का तकरीबन इलाके दिवालिया निकल चुका था। आपको बताता चले कि यही वो दौर था जब सिर्फ 2 हफ्तों के मुख्य रास्ते के दौरान अर्जेंटीना के 5 सदर बदले जा चुके थे। ये वो वक्त था जब लोग बैंकों में अपने गले कमाए पैसे भी निकलवाने से काफी हो चुके थे क्योंकि हुकूमतें वक्त चाहती थी कि किसी तरह मुआशी बीमारी को कम किया जाए। दिसंबर 2002 में बैंकों को पैसे न निकलवाने वाली पाबंदी को खत्म हो गई थी और हुकूमत ने इसी के साथ कुछ प्लानिंग भी की। इंतहाई बेकर्जी का शिकार मुल्की करेंसी का फायदा उठाते हुए हुकूमत ने सनती तरक्की पर तवज्जो दी। बरामदात को कम करके बरामदात को बढ़ाया। भारतीय खसारा कम हुआ और मुआशी तरक्की में तसलसल कायम हुआ। कर्जों के निजाम को बेहतर बनाया गया। हुकूमत को कर्जे सिर्फ 2 सालों के अंदर अंदर वापस करने शुरू कर दिए। 2010 में अर्जेंटीना ने हर 10 किस्तों को शादी की रिपोर्ट देते हुए क्लाइमेट के एक बड़े निशाने को पूरा कर दिया। अर्जेंटीना आज भी मुआशी तरक्की और अफाक जाल का शिकार है। अर्जेंटीना एक आठवीं ताकत नहीं, यही वजह है कि अर्जेंटीना के हालात हमारी ममालिक से और भी कभी बेहतर है। वरना अगर हम अर्जेंटीना का पाकिस्तान से मुआवजा करें तो फौजी हुकूमत कायम होना, एतमाद के नाम पर बैंक लूट लेना, हर अखबार में 8-10 लोगों को अमवात होना एक आम सा खेल था जो पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान में भी खेला जा रहा था। जमहूरियत में आज भी अपनी मसलियत का दावा करता है। वही अंटार्कटिका में 10 लाख मर्दा किलोमीटर थी, अपनी मसलियत का दावेदार भी है। अंटार्कटिका के रत्नों को छोड़कर एक दिन जमहूरियत अर्जेंटीना अपनी मसलियत का दावा करता है। एक को छोड़कर अगर चीन के रत्न की बात की जाए तो 5,80,400 मर्दा किलोमीटर रत्नों के साथ अर्जेंटीना दुनिया भर में भारत के बाद 8वां बड़ा मुल्क है, जबकि 4,50 लाख अफराद की आबादी के साथ यह 21वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। अगर आप इस बात से दिलचस्पी रखने वालों में से हैं तो यकीनन आप इस मुल्क के अजीज फरमाए जरूर मोहम्मद नासिर के नाम से जरूर वाकिफ होंगे। नासिर की अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम का कैप्टन और तकरीबन पिछले 20 दहाई से स्पेन के आपके बार्सिलोना क्लब की जानब से भी खेलता है, जिसकी वजह से स्पेन ने अपनी स्थानीय सामर्थ्य भी बना रखा है। अर्जेंटीना में फुटबॉल एक बहुत ही पसंदीदा खेल के तौर पर खेलने में देखी जाने वाली खेल है। अर्जेंटीना 2 बार फीफा वर्ल्ड कप का फातिह और 2 बार रनर अप भी बन चुका है, जबकि हैरानगी की बात यह है कि फुटबॉल को इस मुल्क की कौमी खेल का दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि इस मुल्क के कौमी खेल का आजाद हाथों को हासिल है। यह एक अद्भुत तरह की खेल है जिसे आप सोने और वर्सेस बॉल का नजरिया भी कर सकते हैं। घोड़े पर बैठकर 4 अफराद की टीमों के दरमियान ये मैच खेला जाता है। यह क्रिकेट के साथा को अर्जेंटीना के कौमी खेल का आजाद हासिल है। बास्केटबॉल रग्बी टेनिस और हॉकी मजबूत वो खेले हैं जो खेल लोगों को शौक से खेली जाती है। अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने सैकड़ों आजाद सिर्फ खेलों के सूरत में अपने मुल्क को जिंदा रखे हैं। अर्जेंटीना में तालीम की शरह 16% के करीब है, जबकि इंसानों की उम्र इस मुल्क में औसतन 76 साल के करीब है। अर्जेंटीना में इंसानों के स्वास्थ्य के हवाले से 1,22,000 के करीब डॉक्टर अपने काम का अंजाम दे रहे हैं।
यही वजह है कि सेहत के हवाले से अर्जेंटीना का शुमार बाकी नाश्ता ममालिक की फहरिस्त में किया जाता है। इस मुल्क को 47 जुबान का दर्जा हस्तानी जुबान को हासिल है और हस्तानी जुबान बोलने वालों के हवाले से ये मुल्क दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क माना जाता है। हस्तानी जुबान के अलावा यह दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान अटारवी है, जिसे मुल्क की आबादी का तकरीबन 15 लाख के करीब लोग बोलते हैं। 10 लाख के करीब अफराद इस मुल्क में उर्दू जुबान का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 4 से 5 लाख वही जुबान बोलने वाले अफराद भी यहाँ आबाद है। यूनिस आयरिश को इस मुल्क का दानी हुकूमत और सबसे बड़ा शहर होने का एजाज हासिल है। लातीनी अमेरिका का 1990 में शुमार होने वाले इस शहर की आबादी 130 लाख अफराद के करीब है। इस शहर की बंदरगाही इस शहर की माशी तरक्की की एक बड़ी वजह मानी जाती है। यहाँ पर स्काफिक के भरपूर अफराद के बाइस इसे जमीन का पेरिस या जनूबी अमेरिका का पेरिस भी कहा जाता है। एस्टोवन अर्जेंटीना का कौमी पेड़ है और बात का कंट्री यूनियन है। इस मुल्क की करेंसी को पैसो कहा जाता है, जो एक पैसो आजकल पाकिस्तानी 3.75 रुपए के बराबर, जबकि एक साल 90 रुपए के बराबर माना जाता है। इस मुल्क को अगर मजहब की बात की जाए तो मुल्क की आबादी के 66% लोग कैथोलिक मजहब से मानने वाले और 10% प्रोटेस्टेंट मसीही लोग हैं। 21% लोग अपने मजहब से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, जबकि 1% यहूदी और 1% मुस्लिम यहाँ आबाद है और 1% के करीब ही दूसरे मजहब को मानने वाले लोग भी यहाँ बसते हैं। सरकारी दायराशुमार के मुताबिक इस मुल्क में 4 लाख से 3 मुसलमान भी आबाद है, जबकि माना जाता है कि इस मुल्क में मुसलमानों की तादाद तकरीबन पूरी आबादी का 5% यानी तकरीबन 20 लाख के करीब आबाद है। मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद सेंट्रल उस्मानिया के टूटने के बाद यहाँ आकर बसी थी। यह वजह है कि लातीनी अमेरिका का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क अर्जेंटीना को भी माना जाता है। लातीनी अमेरिका में सबसे बड़ा रेल का निजाम भी इस मुल्क के पास है। यहाँ पर 36,966 किलोमीटर लंबाई पर रेल की पटरियां बिछाई जा चुकी है। मुल्क के 23 सूबे और कुछ शहर ब्यूनस आयर्स इसे रेल के निजाम से मुंसलिक है। 2,31,374 किलोमीटर पुख्ता सड़कों का जाल इस मुल्क में बिछाया जा चुका है। इस मुल्क के हर सूबे के दारुल खिलाफा में एक एयरपोर्ट लाजमी तौर पर मौजूद है। हवाई सफर इस मुल्क में अंदर का एक बेहतरीन जरिया माना जाता है। इस मुल्क में मौजूद एयरपोर्ट की तादाद 166 के करीब है, जबकि इस मुल्क में 8 एयरपोर्ट ऐसे हैं जहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स अपनी उड़ान भरती है। दीगर कई एयरपोर्ट इंटरनेशनल होने के बावजूद भी आधार मुल्की परवाज़ों के लिए कम इस्तेमाल किए जाते हैं। आप बहुत बड़े मुआशी बहरान को गुजरने के बाद भी ये मुल्क लातीनी अमेरिका की तीसरी बड़ी मुआशी ताकत, जबकि जनूबी अमेरिका की दूसरी बड़ी मुआशी ताकत है। इस मुल्क की रियासत का हासिल कुदरत को इस मुल्क के आबाद मुर्गिया खजाने अवाम का आला तमाम हासिल करना और सनतों का वो कामयाब आज से कई दहाना पहले इस मुल्क को मजबूत बनाने के लिए किया गया था। अर्जेंटीना दुनिया की 20 बड़ी मुआशी ताकत यानी G20 का रुकन मुल्क भी है। अर्जेंटीना का शुमार सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले ममालिक की फहरिस्त में भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक अशिया के एक्सपोर्ट के साथ साथ केमिकल इंडस्ट्री और ज़राअत के शोबे से उस मुल्क को बहुत बड़ा सहारा मिलता है। गोश्त, मकई, गंदम, सूरजमुखी का बीज, सोयाबीन, शहद, ज्वार, माल्टे और कद्दू की एक्सपोर्ट के हवाले से ये मुल्क अपना बहुत बड़ा नाम रखता है। जबकि जिंक, चांदी, सोना, लोहा, शीशा, मैग्नीशियम और गंधक दीगर वो कीमती धातु हैं जो इस मुल्क की सरजमीन से नीचे बचल है, जिन्हें निकाल कर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अर्जेंटीना की मार्केट में 3% किरदार शहद के शोबे का भी माना जाता है। 2017 के आबादी शुमार के मुताबिक इस मुल्क में 7,000 मुल्की अफराद सेहत के घर से आए थे, जिससे इस मुल्क ने $22 बिलियन इकट्ठे किए थे। सेहत के शोबे से इस साल 6,70,000 अफराद जुड़े हुए थे। अमेरिका में सबसे कम दर्जा हरारत और सबसे ज्यादा दर्जा हरारत के मुल्क में पाया जाता है, क्योंकि इस मुल्क के शुमार में गर्मियों का मौसम इंतहाई गर्म और मजबूत रहता है। यहाँ सर्दियाँ बहुत ही कम आती हैं
وقت ارجنٹینا میں گرمیوں کا موسم گرم اور طوفان بارش میں لاتے ہیں، سردیاں نسبتاً بہت سردی ہوتی ہیں، جبکہ جنوب کی غالب ہلکی گرمیاں اور سردیاں سخت برفباری والی ہوتی ہیں۔ جنوبی علاقوں میں نومبر سے فروغ ہے، یہ 19 گھنٹوں کا ہوتا ہے اور مئی سے اگست تک راتیں طویل ہو جاتی ہیں۔ ارجنٹینا کے بارے میں جب دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس ملک کا نام ایک لاطینی لفظ ارجنٹائن سے نکلا ہے، جس کا مطلب چاندی ہے۔ اس ملک میں چاندی کی بھی مدعات ہے۔ جب یورپی یہاں آباد ہوئے تو انہوں نے اس تجزیے کو لینڈ آف سلور کا نام دیا تھا۔ یہ وجہ سے لاطینی زبان میں ارجنٹائن سے نام بدل کر ارجنٹینا بن گیا، جس کا مطلب چاندی کی سرزمین ہی ہے۔ 1916 میں ارجنٹینا کی عوام دنیا کی 10ویں امیر ترین قوم مانی جاتی تھی، مگر کرپشن، رشوت، اسمگلنگ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کی کشیدگی کی وجہ سے آج اس قوم کو دنیا کے 14ویں نمبر پر امیر ترین قوم مانا جاتا ہے۔ 1977 سے 1983 کے درمیان ارجنٹینا میں 30,000 افراد اغوا کر لیے گئے تھے، جنہیں زیادہ تر کا تو آج تک پتہ نہیں چلا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو مار دیا گیا تھا اور اتنے بڑے قتل عام کے پیچھے اس ملک کی آرمی کا ہی ہاتھ تھا۔ ارجنٹینا میں ایک کسان کی بیوی کو بچا بجانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ کسان کو شادی سے 10 سال میں گزرے تھے کہ اس کی بیوی مر گئی۔ وہ کسان اپنی بیوی سے بے انتہا پیار کیا کرتا تھا۔ بیوی کے گزر جانے کے بعد اس کسان نے درخت اگانے شروع کر دیے اور اپنے کھیت میں درخت اگا کر ایک گٹار بنا دیا۔ اس منظر کو زمین پر چلتے چلتے لوگ تو شاید محسوس نہ کر پاتے ہیں، لیکن سزائے دوبارہ لینے پر اس کسان کے ٹوٹے دل میں اپنی بیوی سے محبت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ کرپشن اور بدعنوانی کی وجہ سے ارجنٹینا میں ایک ایسا دور بھی گزرا جب اس ملک کے مسافر کو دوسرے ممالک میں جانے کے لیے جب وہ یورپ ڈالر اپنے ساتھ لے جانے کی ضرورت پڑتی تھی تو پہلے ایک لیٹر اپنے ملک کی انتظامیہ کو لکھنا پڑتا تھا اور بتانا پڑتا تھا وہ جس ملک میں جا رہے ہیں وہ کیوں اور کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، اور اگر وہ صحت کے گھر سے جا رہے ہیں تو وہ لوگ کیا کیا وزٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تب جا کر اسے ڈالر حاصل کرنے کی اجازت ملتی۔ اور اس پابندی کو 2016 میں ارجنٹینا میں ختم کیا گیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ارجنٹینا میں آج بھی اوسطاً ایک انسان ایک ہفتے میں 10 گھنٹے ریڈیو سننے میں صرف کر دیتا ہے۔ ارجنٹینا میں اوسطاً روزانہ تنخواہ 21,000 پیسوں سے کچھ زیادہ ہے، جو تقریباً پاکستانی 80,000 روپے سے لگ بھگ بنتی ہے۔ ارجنٹینا کی ایک فلمی ایکٹریس ایوا پرون کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے۔ یہ ایک فلمی اداکارہ کسی قاتل سے بھی کم نہیں تھی۔ اس کا حکم اس کی زندگی میں 8 افراد کی موت کی وجہ میں بنا اور اس کے مرنے کے بعد بھی 2,000 افراد کی جان لے گیا۔ دراصل یہ حسینہ ارجنٹینا کی آرمی کی ایک جنرل جو بعد میں ارجنٹینا کے صدر کا عہدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس کی بیوی بھی بنی تھی، جس سے اپنی موت کے بعد 2 دفعہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا رہا۔ اس دفعہ تو صحیح نہیں تھا کہ اس کی لاش ایمبولینس میں سڑک کنارے پر پڑی رہی تھی۔ یہی وہ قاتل حسینہ جسے پہلی بار دفن کیا گیا، تو اس میں دفن کے لیے اس کی لاش جلا دینے والے بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر رہے تھے۔ اسی دوران فوجی گولیاں چلائی اور بازو باز میں 2,000 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ ارجنٹینا میں جس قانون نیتی رکھتا ہے، حکومت نے وہاں کے والدین کو اپنے بیٹوں کا نام نیتی رکھنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ سرکار کا قانون ہے کہ جب تک نیتی زندہ ہے تب تک اس کے علاقے میں کوئی دوسرا نیتی نہیں پہنایا جا سکتا۔ ارجنٹینا نے 1977 میں کچھ عجیب طرح سے عالمی میڈیا کی نظریں اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ یہ کچھ یوں تھا کہ 1977 میں ارجنٹینا کی عورت جس سے بچہ ہونے والا تھا جسے انٹارکٹیکا بھیج دیا گیا۔ 2013 کے ڈاکٹر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہاں جا کر اس بچے کی پیدائش ہوئی تو اس بچے کو انٹارکٹیکا میں پیدا ہونے والے پہلے بچے کے طور پر کمی دی گئی۔ بچے کا نام ایمیلیو مارتینز پالما ہے اور آج یہ 41 سال کا ہو چکا ہے۔ دنیا کا ایک انقلابی ہیرو چاندورا کے نام سے تو آپ ضرور واقف ہوں گے۔ اگر آپ نے اس کا نام نہیں سنا تو پھر آپ نے اس کی تصویر ضرور دیکھ رکھی ہوگی۔ کیوبا میں انقلاب لانے اور کئی افریقی ممالک میں انقلاب لانے کی ایک بڑی وجہ چاندورا میں بنا تھا۔ دراصل اس کی پیدائش بھی ارجنٹینا میں ہی ہوئی تھی۔
ये बात जानकर भी आपके इसमें शायद मजबूर हो जाता होगा कि अर्जेंटीना ने दुनिया को कई साइंसदान दिए। फिंगरप्रिंट की शनाख्त के लिए बनाया जाने वाला सबसे पहला आला भी अर्जेंटीना के लिए एक शहर ने बनाया था। दुनिया में पहली बार हेलीकॉप्टर की परवाज का फैला भी अर्जेंटीना छोड़ने के साथ जाता है। दुनिया में मिलता जिसने पहली बार मसूल दिल की मदद से एक इंसान की जान बचाई। दरअसल ये भी अर्जेंटीना का ही एक शहर था। रामबन इस मुल्क का कौमी जानवर है। अर्जेंटीना पाकिस्तान से 15,656 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। वेस्टर्न वॉल से पाकिस्तान इस मुल्क से 8 घंटे आगे है। पाकिस्तान और अर्जेंटीना के सफारती ताल्लुकात 1951 में कायम हुए थे। इस्लामाबाद ने अर्जेंटीना के इलाके से रहने का वीजा हासिल करके पाकिस्तानी अर्जेंटीना में जाने के अहल हो जाते हैं। दुनिया में जापान के बाद अर्जेंटीना में भी दूसरा मुल्क है जहाँ फेफड़े की बीमारी के मरीज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में 30 नेशनल पार्क हैं। अर्जेंटीना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गंगम एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। अर्जेंटीना में दुनिया का वो पहला मुल्क था जिसने 1920 में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का आगाज किया था। दरिया इस मुल्क का सबसे लंबा दरिया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है।